जय हिंद दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता है हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में आज इस दिन को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस साल हम लोग 73वीं वर्षगांठ मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की। तो हमने सोचा आपको कुछ नॉलेज दिया जाए, कुछ बताया जाए आपको अपने देश के बारे में, क्योंकि जानना सबको ज़रूरी है कि भारत देश के साथ ऐसा क्या हुआ जो इस देश को गुलाम होना पड़ा और करीब 200 वर्षों तक यह गुलाम बना रहा। विश्व गुरु कहलाने वाला हमारा देश, जिसने पूरे विश्व को पढ़ना लिखना सिखाया, बोलना सिखाया, भाषाएं दी उनको। जैसे कि आपको पता होगा कि संस्कृत हमारे देश की भाषा है और यह हर भाषाओं की जननी है। तो वही हम आपको बताना चाहते हैं। कभी यह देश सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे भारत देश को। यहाँ पर बहुत सारे वीर राजा हुए, वीर सपूत यहाँ पे पैदा हुए, लेकिन उन शूरवीरों को भी विदेशियों के आगे घुटने टेक देने पड़े और हमारा भारत देश गुलाम हो गया। इतना आसान नहीं है हजारों वर्षों के इतिहास को थोड़े से कम समय में बता देना, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि कुछ कम समय में आपको कुछ याद कराया जाए, अपने इतिहास को याद कराया जाए, ताकि आप भी समझें कि ऐसे क्या कारण रहे कि हमारा भारत देश गुलाम हो गया और इससे सीख लेकर के हम लोग अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसा करें कि ताकि ऐसी गलतियां फिर दोबारा ना हो कि कभी हमें गुलाम होना पड़े। ये चाहे एक परिवार की बात हो, एक गांव समाज की बात हो, या हमारे पूरे भारत देश की बात हो। तो इस वजह से जानना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। हम आपको बताएंगे जब कोई पहला अंग्रेज भारत की धरती पे कदम रखता है, वहाँ से शुरुआत होती है कहानी। ये समय है मुगल प्रशासन का, अकबर का काल था। अकबर का शासन था भारत पे। उत्तर भारत में मुगलों का शासन था, इधर उत्तर भारत में मुगलों का शासन था और अन्य जो है छोटी छोटी रियासतें थीं, छोटे छोटे राज्य थे जो तमाम राजपूतों के शासन हुआ करते थे जहाँ पे। और दक्षिण में बहमनी वंश का राज था, विजयनगर साम्राज्य था और अच्छा खासा था भारत देश। लेकिन एक कमी थी कि इनमें एकता नहीं थी। यही एकता, यही समाज के अंदर भेदभाव सबसे प्रमुख कारण बनता है कि हमारा भारत देश समय के साथ आगे चल के गुलाम हो जाता है और बहुत वर्षों तक यह गुलाम बना रहता है। तो पहली बार जो अंग्रेज आता है भारत की धरती पे वो था थॉमस स्टीफेंस। अकबर के शासनकाल में आता है, अकबर के दरबार में आता है, जिनका शासनकाल 1556 से 1605 तक था। और 1605 के बाद अकबर के ही बेटे जहांगीर का शासन आता है और उनके काल में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत देश में व्यापार करने के लिए। कब आती है? 14 अगस्त 1608 को। और इसी 1608 के ठीक 7 वर्षों के बाद एक थॉमस रो नाम का आदमी आता है, अंग्रेजी आदमी आता है जहांगीर के दरबार में, जिसने जहांगीर की पत्नी को काला चश्मा भेंट किया था। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी उस काले चश्मे को देख के। होता क्या है कि ये थॉमस रो जब आता है तो यह जहांगीर से बात करता है, व्यापार करने की अपने उद्देश्य को उनके सामने रखता है और जहांगीर उसके उद्देश्य को मान लेते हैं और अपने राज्य में, अपने राज्य क्षेत्र में वो क्या करते हैं, थॉमस रो को एक कंपनी स्थापित करने की परमिशन दे देते हैं, आदेश दे देते हैं। और फिर क्या होता है, 1608 के 7 वर्षों के बाद गुजरात के सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। पहला कारखाना सूरत में स्थापित होता है, दूसरा कारखाना मद्रास में, और फिर कलकत्ता में, और फिर बम्बई में। होता क्या है, जब ये मद्रास में जाते हैं, मद्रास में जो है दक्षिण राजाओं के जो दक्षिण वंश हैं, बहमनी वंश वगैरह, विजयनगर साम्राज्य का अपना शासन था, उन सबसे बात करके व्यापार का उद्देश्य रखते हैं ये अंग्रेज। और वो लोग समझते हैं कि ये भारत में व्यापार करने आए हैं और वो व्यापार का आदेश दे देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि जब अंग्रेज जो है भारत से व्यापार करते रहते हैं, यहाँ से माल खरीदते हैं और लेके जाते हैं, विदेशों में बेचते हैं,
व्यापार करते करते वो भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। वो देखते हैं भारत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, इनके अंदर शिक्षा की कमी है, इनके अंदर ज्ञान की कमी है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, आपस में इनके मतभेद है और इसी का वो फायदा उठाना चाहते हैं। फिर क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बंदरगाह, जिन बंदरगाहों पे उनका व्यापार चलता था, जो कारखाने वो स्थापित किए थे, इसी ईस्ट इंडिया कंपनी की आड़ में वो जो है बहुत सारे सैनिकों को भारत में ले आते हैं, तमाम हथियार ले आते हैं, तोप बारूद गोले ले आते हैं, बगैर आदेश के वो अपने कारखाने में उसे रखते हैं। और 1750 तक उनका वर्चस्व इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वह भारत में जो है राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगते हैं। और इनका ये सब जो कार्य था, बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने हमला कर दिया अंग्रेजी सेना पर। जब अंग्रेजी कारखानों पर यह हमला कर देते हैं तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, 1757 का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध ही भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने का सीढ़ी बन जाता है। हुआ क्या, जब प्लासी का युद्ध हुआ नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, उसके बाद से वह बंगाल पर अपना कब्जा जमा लेते हैं अंग्रेज लोग। और धीरे धीरे क्या करते हैं, इन्होंने एक नीति बना रखी थी, फूट डालो और शासन करो, क्योंकि वह भारत के समाज को बहुत अच्छे से समझते थे कि इनके बीच में मतभेद किस तरीके का है और किस तरीके से फायदा उठाया जाए। तो यह जो है एक राजा को लालच देते थे, यह भी एक कमी थी हमारे भारत के जो है राजसी वंशों में कि उनके अंदर लालच बहुत ज़्यादा था। अंग्रेज आते हैं, उनको लालच देते हैं, तमाम चीज़ें उनको बताते हैं कि अगर आप हमारा साथ देंगे युद्ध में, हम आपको ये देंगे वो देंगे। और इसी भारत के राजाओं ने अंग्रेज़ों का जो है साथ दिया और वो उसी राजा के पड़ोसी राज्य में हमला कर देते थे और क्या करते थे, उस पर भी कब्जा कर लेते थे। ऐसे ऐसे करके उन्होंने पूरे भारत पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर होते हैं मुग़ल काल के जो हैं सबसे लास्ट वाले जो होते हैं, अंतिम राजा जो होते हैं बहादुर शाह जफर, उनको बंदी बना लेते हैं, उनके पूरे परिवार को बंदी बना करके अंग्रेज रंगून भेज देते हैं। और फिर जो है ये लोग जब शासन करने लगते हैं, समय आता है, समय बीतता जाता है और एक समय आता है 1857 में जो भारत के राजवंश थे, जो छोटे छोटे राज्य क्षेत्रों के राजा थे, वो सब जो है अंग्रेज़ों की नीयत को भांप लेते हैं कि अब ये करने क्या वाले हैं। ये लोग अपना एक संगठन बनाते हैं, नीति बनाते हैं और ये इनके खिलाफ विद्रोह करते हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। लेकिन एक कमी रह जाती है कि वो लोग पूरी तरीके से संगठित नहीं हो पाते हैं। उसके फलस्वरूप क्या होता है समझिएगा। बात है 10 मई 1857 की। 10 मई 1857 की उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, हमारे उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला सदर बाजार नाम का एक स्थान है। सदर बाजार नाम का एक स्थान है और यहाँ के शाम 5 बजे लोग सड़कों पर उतर आते हैं और अंग्रेजी सेना पर हमला कर देते हैं। जब अंग्रेजी सेना पर हमला कर देते हैं तो वहाँ पे जो विद्रोही थे, जो हमारे भारत देश के वीर थे, विद्रोही थे, वीर सेना थी, वीर जनता थी हमारी, इन्होंने क्या किया, जब अंग्रेज़ों के ऊपर हमला कर दिया तो उस क्षेत्र में इन्होंने अपना जो है कब्जा कर लिया और उसी के साथ वो आगे बढ़ते हैं, दिल्ली में जाकर के दिल्ली में हमला कर देते हैं और दिल्ली को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं ये भारत के विद्रोही। और इसी 1857 में अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग क्रांतिकारी पैदा होते हैं। एक कमी थी कि जब विद्रोह एक साथ करना था वो एक साथ नहीं हो पाया। उससे कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में 10 मई 1857 को विद्रोह हो गया। अलग अलग जगहों से अलग अलग क्रांतिकारियों ने साथ दिया, जैसे लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, अवध से भी थे, कानपुर से नाना साहब थे, तात्या टोपे ऐसे आदमी थे, ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एकदम अपने अंतिम सांस तक यानी 1859 तक अंग्रेजों को परेशान करके रखा। फिर क्या होता है, 1859 में जब तात्या टोपे भाग करके एक जंगल में छिपे हुए थे तो एक मानसिंह थे जिनको देशद्रोही कहा जाता है, देशद्रोही मानसिंह,
गुप्तचरी कर जाते हैं और वो अंग्रेज़ों को बता देते हैं कि इस जंगल में तात्या टोपे छुपा हुआ है। और अंग्रेजी सेना वहाँ पे घेर करके जब वो सो रहे होते हैं उनको बंदी बना लेती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं उनको फांसी दे दिया गया, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जिनको फांसी दिया गया वह तात्या टोपे नहीं थे। बहरहाल तात्या टोपे के साथ क्या हुआ इसका कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं है। और इस 1859 में तात्या टोपे को मारने के साथ ही इस विद्रोह का दमन कर ले जाते हैं अंग्रेज और पूरी तरीके से भारत को गुलाम बना लेते हैं। अपने हिसाब से ये काम करते हैं, करवाते हैं। यहाँ के जो किसान थे, जो मजदूर थे, मतलब जिस भी कैटेगरी के, जिस भी वर्ग के लोग थे उनसे जो चाहें जैसे चाहें वैसे काम कराते थे। अत्याचार इनका दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। जैसे कि अगर बताएं, ये ज़्यादातर नील की खेती करते थे। नील की खेती करवाते थे क्यों? क्योंकि यह नील का व्यापार करते थे, रेशम का व्यापार करते थे, कपास का व्यापार करते थे और चाय का व्यापार करते थे। होता क्या था कि अगर ये 20 लाख का सामान भारत से खरीदते थे तो विदेशों में ले जाकर के 1 करोड़ में बेचते थे। यानी हमारे यहाँ के किसानों को, मजदूरों को उनका जो मेहनत था, उनके मेहनत के हिसाब से वो लोग पैसा भी नहीं देते थे। और किसानों को इतना मजबूर कर दिया गया कि वह अपने खेत में अपने हिसाब से फसल नहीं पैदा करेंगे, अंग्रेज़ों के हिसाब से फसल पैदा करेंगे। कभी कभी जब जो है सूखा पड़ जाता था तो क्या होता था, सूखे में किसान जो है अपने खाने पीने के लिए भी अनाज का उत्पादन नहीं कर पाते थे। ऐसे में ये लोग उन किसानों की भी हेल्प नहीं करते थे, उनको कोई सहायता नहीं देते थे कि चलो कुछ धनराशि दे देते हैं, कुछ राशन मुहैया करा देते हैं ताकि वो अपना जीवन गुजार सकें। ये ऐसे बहुत सारे कारण थे जो दिन प्रतिदिन क्रोध को जनता के बीच में बढ़ाते जा रहे थे। फिर समय आता है 1885 का। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है A.O. ह्यूम के द्वारा। यह एक अंग्रेज था। शुरुआत में अंग्रेजों ने इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपना सुरक्षा कवच समझा और इन्होंने इसको समर्थन दिया। लेकिन जब यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने हकों का मांग करने लगी, उनके नियमों में, अंग्रेजों के नियमों में, अंग्रेजों के संविधान में संशोधन की मांग करने लगी, तो अंग्रेजों का इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मोह भंग होता चला गया। अब क्या होता है, यह है 1885 और 1885 के बाद जब राष्ट्रीय कांग्रेस की मांगों को नहीं पूरा किया जा रहा था तब ये आंदोलन पे उतारू होने लगे। लेकिन सही आंदोलन तब हुआ जब महात्मा गांधी भारत देश वापस लौट के आते हैं। 1893 से 1914 तक वह दक्षिण अफ्रीका में रहे। वहाँ पर उन्होंने जनता की आवाज़ उठाई, वकालत करते रहे और जब 1915 में वो भारत देश वापस आते हैं, यहाँ की स्थिति को देखते हैं तो उन्होंने प्रण कर लिया कि हम भारत को आज़ादी दिला के ही रहेंगे, नहीं तो हम भारत छोड़ के नहीं जाएंगे, अब यहीं रहेंगे और यहाँ की जनता को आज़ाद करा के मानेंगे। और उसी के साथ में होम रूल आंदोलन होता है। बाल गंगाधर तिलक के साथ 2 लोग और होते हैं। उस होम रूल आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक जी ने नारा दिया, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। और यह जो नारा था, इसने भारत को आज़ाद कराने का जो एक उत्तेजना थी उसमें जान फूंकने का काम किया, जैसे आग में घी डालने का काम होता है। एक लहर दौड़ उठी पूरे देश में कि हमें आज़ादी चाहिए। लेकिन इतना आसान नहीं था अंग्रेज़ों को भारत से भगाना। फिर क्या होता है, जब 1915 में महात्मा गांधी भारत आते हैं, 1917 में उन्होंने किसानों के संबंध में चंपारण जिले में, बिहार के चंपारण जिले में अपना पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन किया। 1918 में खेड़ा आंदोलन किया मिल मजदूरों के समर्थन में। ऐसे उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। अंग्रेज़ों के द्वारा रोलेक्ट एक्ट लाया गया था, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, उसे काला कानून कहा जाता है। उसके विरोध में भी उन्होंने आंदोलन किया। और ऐसे ही लाला लाजपत राय, जब जलियांवाला बाग में जो है एक मीटिंग होती है भारतीय जनता के द्वारा, वहाँ पे जनरल डायर क्या करता है, गोलियां बरसा देता है। अत्याचार इनका इसी तरीके से दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है।
और हमारे क्रांतिकारी जो है अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे भारत को आज़ाद कराने के लिए। ऐसे में महात्मा गांधी जी ने तो अहिंसा का रास्ता अपनाया था भारत को आज़ाद करने के लिए, लेकिन भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ऐसे हमारे भारत के तमाम वीर ऐसे हुए जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, अपना खून पसीना सब कुछ बहाने के लिए तैयार थे भारत को आज़ाद कराने के लिए। उनको देशद्रोही बता करके किसी को फांसी की सज़ा दे दी गई, किसी को गोली मार दी गई, ऐसे ही किसी को मृत्युदंड दे दिया गया। और समय बीतता जाता है और भारत में आज़ादी की जो ललक थी, आज़ादी की जो लौ थी, वह दिन प्रतिदिन एक विशाल आग का रूप धारण करते हुए जा रही थी। होता क्या है कि जब ये जो हमारे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने जब अपने आज़ादी की आवाज़ को बुलंद किया, दिन प्रतिदिन ये आंदोलन करते रहे, अंग्रेज़ों ने समझ लिया कि यह आदमी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। फिर वही ये काम करते हैं, फूट डालो, शासन करो। कहीं धर्म में लड़ा देते थे, मुस्लिम को अलग बता देते थे और हिंदू को अलग बता देते थे, कभी हिंदुओं में बंटवारा कर देते थे क्षत्रिय, ब्राह्मण और शूद्रों के नाम पे। तो इनका तो उद्देश्य ही था साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से भारत पे राज करो। और उनकी वही देन आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। हमारे देश में ये पूरी तरीके से बुराई ख़त्म नहीं हुई है। सीखने की ज़रूरत है हमें कि हमारे समाज में जो बुराई थी उसी की वजह से हमारा भारत देश गुलाम हुआ, लेकिन आज भी हम उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही कुछ राजनीतिक भ्रष्टाचारी राजनीतिक जो है हमारी इन्हीं भावनाओं का फ़ायदा उठा करके हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। ये सब चीज़ें सीखने की ज़रूरत है हमारे इस इतिहास के पार्ट से। लेकिन आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। एक जब जो है समाज बटा हुआ था, दलित अलग, ब्राह्मण अलग, क्षत्रिय अलग, तो ऐसे में जो है पूना पैक्ट समझौता होता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो दलितों के नेता थे, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, इन सब लोगों के बीच में पूना पैक्ट समझौता होता है। बाबा साहब भी कहते हैं कि हम दलितों को जो है इस आंदोलन में शामिल करेंगे और पूरा भारत एक साथ मिल करके आवाज़ उठाएगा और अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर खदेड़ देना है। 1940 का वो समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों ने भारत का साथ मांगा। प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में महात्मा गांधी सीधा मना कर देते हैं कि हम आपका साथ नहीं दे सकते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। लिनलिथगो भारत के वायसराय थे उस टाइम में। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें जो है विश्व युद्ध में साथ देते हैं हमारा, तो युद्ध उपरांत हम आपको आज़ाद कर देंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने सीधा मना कर दिया। क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। 1942 में जो क्रिप्स मिशन आता है, इसका भी मेन उद्देश्य यही था कि भारत को किसी न किसी तरीके से, भारत के जो सैनिक हैं, भारत की जो जनता है, उनको ब्रिटेन के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जाए। लेकिन यह मिशन भी फ्लॉप चला जाता है और महात्मा गांधी इस मिशन के प्रस्ताव को भी नहीं मानते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1942 का समय आता है जब महात्मा जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी। उन्होंने कहा कि अंग्रेज आप हमें छोड़कर चले जाइए। और यही 1942 का समय था। सुभाष चंद्र बोस जी अलग जो है भारत से बाहर चले गए हैं, विदेश में, सिंगापुर में, जापान में। वहाँ सब ये अलग फौज का गठन कर रहे हैं भारत को आज़ाद कराने के लिए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है रास बिहारी बोस के द्वारा इस फौज की स्थापना होती है। बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। मोहन सिंह जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन इन्होंने भी उत्तरदायित्व अपना सुभाष चंद्र बोस जी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर सौंप दिया। उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और बाद में फिर उन्होंने नारा दिया, दिल्ली चलो। जब सिंगापुर में ये क्या करते हैं, एक अस्थायी स्वतंत्र भारत सरकार का वहाँ पे स्थापना कर लेते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और फिर ये कहते हैं दिल्ली चलो, और साथ में इन्होंने जय हिंद का संदेश दिया भारत के लोगों को। और ये आते हैं भारत पे, और ये है हमारा अंडमान निकोबार। सबसे पहले यहाँ पे हमला करते हैं और इस पे कब्जा कर लेते हैं। और होता क्या है, एक तरफ तो महात्मा गांधी जी पूरी तरीके से
अंग्रेज़ों की वाट लगाए बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अहिंसा का ही रास्ता अपनाए हैं, लेकिन वह उनकी नाक में दम कर चुके हैं। दूसरी तरफ क्या हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हिंसा का रास्ता अपनाए हुए हैं, वो भी जो है अंग्रेज़ों को यही संदेश दे रहे हैं बार बार कि तुम भारत को छोड़ के चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। और ऐसे जो भारत के हमारे तमाम वीर सपूत हुए, जो हमारे शहीद हो जाते हैं भारत को आज़ाद कराने के लिए, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, इन लोगों ने तमाम अंग्रेजी सेना को मारा, अंग्रेजी अधिकारियों को मारा। और इतना समय बीतने के बाद क्या हुआ कि अंग्रेज़ भी भारत से तंग आ चुके थे, क्योंकि यहाँ से हफ्ता भी नहीं बीतने पाता था एक ना एक डेड बॉडी जो है ब्रिटेन में जाया करती थी। वहाँ की जनता वहाँ की सरकार से कहने लगी कि अगर हमारे देश के लोग भारत में ऐसे मारे जा रहे हैं तो आप भारत को आज़ाद क्यों नहीं कर देते। ऐसे तमाम बहुत सारे कारण थे जिस पे अंग्रेज़ मजबूर हो जाते हैं भारत छोड़ने के लिए। एक कैबिनेट मिशन भेजते हैं अंग्रेज 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन भेजते हैं भारत को। उन्होंने कहा कि जब हम भारत को आज़ाद करेंगे तो वह अपना शासन किस तरीके से करेंगे, इस वजह से उन्होंने कहा कि हम भारत का अलग संविधान बनाएंगे। उनको फिर बाद में उनके हाथ में जो है सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे। कैबिनेट मिशन आता है और जो है भारत के संविधान सभा का गठन करता है। बाद में 1947 से पहले ही उस समय प्रधानमंत्री थे एटली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? एटली। उन्होंने घोषणा किया कि जून 1947 तक हम भारत को आज़ादी दे देंगे, भारत के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे। फलता क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज जो है भारत छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते हमारे भारत देश को दो टुकड़ों में बांट के जाते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हो जाता है। ये जो हम आपको बहुत कम समय में बहुत संक्षेप में इन चीज़ों को बताए हैं कि भारत देश शुरुआत कहाँ से हुई, अंग्रेज कैसे आए, कैसे इनका वर्चस्व बढ़ा, किस तरीके से भारत को गुलाम बनाया, 200 वर्षों तक इन्होंने गुलाम बना के रखा। इसका सबसे मेन कारण, सबसे मेन मुद्दा यही था कि हमारे भारत देश में एकता नहीं थी। समाज हमारा बटा हुआ था। जैसे कहा जाता था कि जो क्षत्रिय हैं वही युद्ध करेंगे, जो ब्राह्मण हैं वही पढ़ाई करेंगे, शूद्रों को, दलितों को सेना में जाने का अधिकार नहीं था, शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। और यही सब था जो इतनी ज़्यादा संख्या होने के बावजूद भी हमारे भारत देश को कमज़ोर बना करके रखा हुआ था। तो संदेश आपको लेना चाहिए, इस इतिहास से सीखना चाहिए कि जो भी हमारे बीच मतभेद है, चाहे वो धर्म को लेकर, जाति को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर के, उस मतभेद को ख़त्म करें, भारत की एकता को बना करके रखें। और जब आप एकता बना के रखेंगे, आपकी शक्ति ज़्यादा रहेगी, आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा, तो फिर दोबारा अंग्रेज जैसा आदमी या कोई भी आदमी आपके ऊपर कभी राज नहीं कर सकता, आप किसी के गुलाम नहीं हो सकते। तो इस कहानी के माध्यम से, इतने इतिहास के पाठ से आपको थोड़ा सा संदेश देने का हमारा उद्देश्य था। उम्मीद है आप हमारी बातों को समझे होंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी भी बेहतरीन करते रहिए, करियर बनाइए अपना, समाज में सेवा करिए। एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आप जो है किसी को सहायता देने के लिए सक्षम हैं, अगर आप किसी को 10 रुपये 20 रुपये की भी सहायता दे सकते हैं, भारत देश हमारा है, समाज हमारा है, गांव हमारा है, परिवार हमारा है, सबको आप अपने परिवार के तरीके समझिए। किसी को 100 रुपया 10 रुपया देने में अगर आप सक्षम हैं, आपको लगता है कि उसको आवश्यकता है इस चीज़ की, तो आप उसकी हेल्प ज़रूर करिए, चाहे वो रुपए के माध्यम से, राशन पानी के माध्यम से या पढ़ाई के माध्यम से, किसी भी तरीके से आप जो है अपने समाज में लोगों का जो है सहायता करिए, एकता बना करके रखिए, मतभेदों को दूर करिए। तो अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।